तो क्या आप मानते हैं कि जीएसटी अभी भी चल है या अचल है? सर, जीएसटी लॉ मेरे हिसाब से सेटल हो गया है। जिस तरीके से लॉ को परसीव किया गया था माइंड में और पेपर्स पे, उस तरीके से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कि बिगेस्ट मिसकंसेप्शन बिजनेसेस हैव अबाउट जीएसटी कंप्लायंसेस क्या है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ बना दिया। डिस्पाइट ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, डिजिटल रिवॉल्यूशन, फिर भी जीएसटी डिस्प्यूट्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज। क्यों? सो अभी तक जो कोर्ट्स में इश्यूज जा रहे हैं या जो अभी ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे या डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उसमें 70% डिजिटाइजेशन की वजह से। नमस्कार दर्शक दोस्तों, पे30 के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है और स्वागत है डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑथर, जीएसटी एक्सपर्ट अविनाश पोद्दार जी का। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लाइफ जर्नी के बारे में आपका बहुत सुना है और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी आपकी है, और इसी से लेकर हम थोड़ा अब बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे और खास करके जीएसटी के बारे में। क्योंकि जीएसटी जब मेरे ख्याल से 2018 में या 2016 में आया, 17 में आया, लेकिन आज तक वो स्थिर न हो पाया। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों आए। इसमें दो बात हो सकती है, या तो जिस वक्त स्टेक होल्डर को साथ में रखकर ये कानून बनाना चाहिए था, तो तब शायद स्टेक होल्डर को साथ में नहीं रखा, या तो उन्होंने ऐसा सोच लिया कि वो तो ऐसा ही होता है, कानून बनेगा, अस्थिरता रहेगी, रिप्रेजेंटेशन होगा, स्थिरता आ जाएगी। दो कैलकुलेशन इसके पीछे हो सकती है। तो क्या आप मानते हैं कि जीएसटी अभी भी चल है या अचल है? देखिए सर, मैं इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। लॉ हमेशा डायनामिक होता है, कोई भी लॉ हो वो इवॉल्व होता रहता है। जीएसटी में भी आज की डेट में देखें, 2017 जुलाई में आया, अभी हम जून 2026 में है। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 9 साल हो गए ऑलमोस्ट। सर, जीएसटी लॉ मेरे हिसाब से सेटल हो गया है। जो टीदिंग प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो गई है। अब जो इश्यूज आ रहे हैं वो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ रहे हैं, जो हर कानून में होंगे। आज एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट था, वो 1944 में आया। उसमें आज भी डिस्प्यूट है। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया, उसके डिस्प्यूट्स आज भी चल ही रहे हैं। तो ये एवर इवॉल्विंग है, बिकॉज ये लॉ है। सो लॉ में आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा, मैं पढ़ूंगा तो उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा, और बनाने वाले ने किसी और इंटरप्रिटेशन से किया है। इसीलिए जो सिस्टम है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला पार्लियामेंट्रियन जो बनाते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, और तीसरे जो जुडिशरी है, जो उसको इंटरप्रेट करते हैं। हम इन तीनों के बीच की एक कड़ी है, एज अ प्रोफेशनल या एज अ बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन को टैक्स देना है, प्रोफेशनल को एडवाइज करना है, और बीच में एक ब्रिज का काम करना है। तो वहाँ पे ही अगर कहीं लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है या मिस इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। बिकॉज डिपार्टमेंट का कुछ और अंडरस्टैंडिंग है और टैक्स पेयर का या प्रोफेशनल का कुछ और अंडरस्टैंडिंग है। सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जीएसटी अभी सेटल नहीं है। जीएसटी के प्रोसीजर सेटल हो चुके हैं, उतने जो टेक्निकल पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी वो नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, जो इश्यूज़ हैं वो सब, जो इश्यूज़ आप आ रहे हैं वो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ हैं, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि लिटिगेशंस कम होंगे। जीएसटी में केवल हार्डकोर जो लिटिगेशंस होते हैं इंटरप्रिटेशंस के, केवल वही रह जाएंगे। बाकी ये फैक्चुअल लिटिगेशन सब धीरे धीरे खत्म हो। आपने बिल्कुल सही बताया, इंटरप्रिटेशन हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कानून बनाने वाले वो भी अभी मौजूद है, उसका अमल करने वाले ऑफिसर्स भी मौजूद है, इसके पर डिसीजन देने वाले जुडिशरी भी उपस्थित है, और आप लोग जिसको आप इंटरप्रिटेशन करते हैं वो लोग भी मौजूद है। क्यों ऐसा नहीं होता है कि जब ऐसा कंसेप्ट, मतलब अगर कोई मतभेद होता है, तो आप उन लोगों के पास क्यों नहीं जाते जिन्होंने ये कानून बनाया है कि भाई आपने ये पर्टिकुलर नोट इसलिए की थी, ये कहाँ पर बताया था? सर देखिए, 2016 में ये मॉडल जीएसटी लॉ पब्लिक में रख दिया गया। सो पब्लिक को पहले बताया गया कि हम ये ला रहे हैं। पब्लिक ने बहुत सारे सजेशंस भेजे। उस समय मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो हमारे आईसीआई ने भी बहुत सारे सजेशंस भेजे। काफ़ी सारे सजेशंस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए और उसको लगाए और फाइनल लॉ लेके आए।
उसके बाद सर ऐसा हुआ, जैसे जैसे हम उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते गए वैसे वैसे हमें पता चला कि जीएसटी लॉ में शायद ये पुराना जो हमने एक्साइज का प्रोविजन ले लिया या वैट का प्रोविजन ले लिया वो उतना एप्लीकेबल नहीं। सेकंड, मैं आपसे एक बात से एग्री जरूर करूंगा कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का गैप रहा, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो चीज़ बनाई या जिसने बनाया वो लॉ, वो अगर एग्जैक्टली किस परसेप्शन से बना रहा है और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो अगर ट्रेन करता अपने इम्प्लीमेंटेशन वाले ऑफिसर्स को, तो ये नहीं होता, तो शायद ये इम्प्लीमेंटेशन के जो इश्यूज आए वो नहीं आते। सेकेंडली, जीएसटी कुछ हद तक ये बोल सकता हूँ कि अनप्रिपेयर्ड आया, बिकॉज जीएसटी में ऐसा था कि कॉमन पोर्टल पे ऑनलाइन सब कुछ आएगा। समहाउ वो ऑनलाइन वाला पोर्टल उतना सक्सेसफुली काम नहीं किया, तो जिस तरीके से लॉ को परसीव किया गया था माइंड में और पेपर्स पे, उस तरीके से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसलिए ये थोड़े से टीथिंग प्रॉब्लम्स आए। अदरवाइज अब जहाँ तक बात है रिप्रेजेंटेशन की, आप सर सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे कि सूरत से ही मैं कई बार रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑनरेबल एफएम को भी मिला हूँ, जो अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब थे उनको भी मिला हूँ। तो काफ़ी सारे ट्रेड की जो इश्यूज थी, चाहे वो टेक्सटाइल हो, डायमंड हो, वो सभी इंडस्ट्रीज़ की को फैसिलिटेट करने के लिए उन लोगों ने हमेशा हाथ आगे किया है और हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस किए। और जब भी मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी हमने रिप्रेजेंटेशन किए, गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर करके अगर वो पॉसिबल था तो उसका सॉल्यूशन दिया है जी। तो रिप्रेजेंटेशंस तो रेगुलरली हो रहे हैं सर, आपने खुद रिप्रेजेंटेशंस किए हैं जी। सो मेरे हिसाब से यही चलता है कोई भी कानून में, कोई भी देश की जहाँ पे लॉ की स्ट्रक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे रिकमेंडेशंस, रिप्रेजेंटेशंस मैटर करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर किया जाता है या नहीं। थैंकफुली अभी तक जो भी रिकमेंडेशंस या रिप्रेजेंटेशंस जा रहे हैं उसको गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिवली ले रही है और कंसीडर करके अगर चेंजेस करने जैसा है तो कर भी रही है। राइट। अविनाश जी, आपने टाइमफुली शब्द बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि ये अगर टाइम पे नहीं होता है तो कई एक बंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की पूरी संभावना होती है, और इसी से लेकर ये चोरी चकारी आती है कि भाई ये करो ना करो तो अच्छा है, झंझट में अपने को पड़ना नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये कि बिगेस्ट मिसकंसेप्शन बिजनेसेस हैव अबाउट जीएसटी कंप्लायंसेस क्या है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ बना दिया और कंप्लायंस बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल, आपको ईवे बिल बनाओ, आप सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखो, आपकी गाड़ी अगर मूव हो रही है तो उसके साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखो, अगर आप मल्टीपल लोकेशंस में हैं तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लो। सो ये आई विल नॉट से कि फुल्ली मिसकंसेप्शन है, बट लार्जली मिसकंसेप्शन, क्योंकि ये जो भी चीज़ करी गई है या जो भी जिस तरीके से लॉ को फ्रेम किया गया है वो एक इंटेंशन से फ्रेम किया गया है, और वो इंटेंशन था वन नेशन वन टैक्स। समहाउ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ये वन टैक्स मल्टीपल नेशंस जैसा हो गया है। क्योंकि आज मैं गुजरात से बॉम्बे जा रहा हूँ, वहाँ पे अगर मैं कोई टैक्स की पेमेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं होटल में रह रहा हूँ, वहाँ मैं कोई टैक्स की पेमेंट करता हूँ तो उसकी क्रेडिट मुझे यहाँ नहीं मिलती मेरे रजिस्ट्रेशन पे। सो ये सब कुछ इश्यूज जरूर हैं जो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, और शायद ओवर द पीरियड इन टाइम या तो कोर्ट्स डिसाइड कर रही है या फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। सो मैं सर इसको ऐसे ही कंक्लूड करूँगा कि ये एक ऐसा लॉ है जो कंप्लायंस बेस्ड है, और कंप्लायंसेस जब भी आते हैं तो बिजनेसमैन हमेशा थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है, बिकॉज समहाउ उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है एंड देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी। बट एट द सेम टाइम मैं दूसरी चीज और बोलता हूँ कि उनको मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, बहुत सारे कंप्लायंसेस है, जबकि रियलिटी ये है कि इसकी वजह से वो बहुत ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। बिकॉज जब आपको हर महीने रिटर्न भरने होंगे, आपको हर महीने आपकी फिगर्स दिखानी होंगी, तो आप बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आपका जो अनऑर्गेनाइज चीजें थी वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो दैट इज अ गुड पार्ट टू बी लुक्ड इनटू। सो मैं यही बोलूंगा कि मिसकंसेप्शन से ज्यादा डर है शायद कि इतना सारा कंप्लायंस होगा या लोगों से सुन रहे हैं, बट अदरवाइज एक बार वो सिस्टम सेट हो गया तो हमेशा के लिए फॉलो हो सकता है जी। बट उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना। राइट। डॉक्टर अविनाश पोद्दार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मिसकंसेप्शन समझाने के लिए।
क्योंकि जितनी कम चोरी होगी देश के अर्थतंत्र के लिए उसका बिल्कुल फायदा होगा। डिस्पाइट ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, डिजिटल रिवॉल्यूशन, फिर भी जीएसटी डिस्प्यूट्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज, क्यों? सर देखिए, डिजिटाइजेशन से भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। सो अभी तक जो कोर्ट्स में इश्यूज जा रहे हैं या जो अभी ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे या डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उसमें 70% डिजिटाइजेशन की वजह से, डिजिटाइजेशन इन द सेंस कि आप सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करोगे, जबकि आपका ऑनलाइन सेक्टर से जो आपका पोर्टल है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो डिजिटाइजेशन से रिजॉल्व होंगे इश्यूज और रिजॉल्व हो रहे हैं, बट शुरुआत में वो डिस्प्यूट्स थे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि इतने डिस्प्यूट्स क्यों, मेरा ऐसा मानना है सर कि 80% डिस्प्यूट सेटल हो चुके हैं। वो डिस्प्यूट्स अब नहीं आएंगे जो डिजिटाइजेशन की वजह से थे। अब वो इश्यूज आएंगे जो इंटरप्रिटेशन और इग्नोरेंस और अवॉइडेंस की वजह से, जो लोग टैक्स को इवेट कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, या जो इग्नोर्ड है आज भी आंख बंद करके बैठे हैं कि ये तो नहीं हो सका होगा, या मेरे से नहीं होगा, या मुझे नहीं करना है। अब वो डिस्प्यूट्स ज़्यादा हैं सर। सो वो डिस्प्यूट्स तो रहेंगे सर। अगर वो डिस्प्यूट्स नहीं रहेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी गवर्नमेंट मैंने ऐसी नहीं देखी जो डिस्प्यूट फ्री हो, चाहे वो टैक्स लॉ हो, सिविल लॉ हो, लैंड लॉज हो, आपका इवन लोकल म्यूनिसिपैलिटी लॉ हो, उसके अंदर भी डिस्प्यूट्स आते हैं। जहाँ दो पार्टी इन्वॉल्व होगी वहाँ पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग से डिस्प्यूट्स आएंगे। बट मेरा ऐसा मानना है डिजिटाइजेशन उसमें रोल नहीं प्ले कर रहा है। जो कर रहा था वो सेटल हो गया है। तो अब फ्यूचर में मुझे नहीं लगता है कि कोई डिजिटाइजेशन से रोल आए। राइट, आपके अगले जवाब में आपने बताया तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जीएसटी। तो व्हाट रिफॉर्म्स वुड यू सजेस्ट टू मेक जीएसटी वेरी सिंपलर फॉर टैक्स पेयर्स? सर देखिए, कंप्लायंस जितना सिंपल होगा उतना जीएसटी लोगों को सिंपल लगेगा। बट मैं फिर कहता हूँ, ये एक टैक्स लॉ है। टैक्स लॉ इन द सेंस गवर्नमेंट को आपकी पॉकेट से पैसा देना है, आपकी कमाई में से, जो ऐसे सब्जेक्टिव इशू है और पर्सन ओरिएंटेड है। आप हो सकता है ये चाहते हैं कि मैं 1 रुपये भी कमाता हूं तो उस पर जितना टैक्स मेरा बनता है मैं ईमानदारी से भरूंगा। मैं जो भी परचेज करूंगा वो 1 नंबर पे करूंगा, क्योंकि जीएसटी की बात हो रही है तो वो कंज्यूमर बेस्ड है। तो मैं अगर जाके एक फ्रिज खरीद रहा हूँ, एक फर्नीचर खरीद रहा हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ, तो आई विल परचेज विद इनवॉइस, आई विल पे टैक्स। हो सकता है मैं ऐसा ना हूँ और मैं ये करूँ कि नहीं, मैं अगर फर्नीचर ले रहा हूँ घर के लिए, कौन चेक करने आ रहा है यार, लेट अस टेक इट विदाउट टैक्स, विदाउट बिल। सो इट डिपेंड्स सर। ये कोई भी जेनरिक नहीं बोल सकते, ये एक पर्सन ओरिएंटेड चीज़ है। सो इट ऑल डिपेंड्स। एक इंसान जिसको टैक्स लॉ को कंप्लाई करना है वो उसको कैसे परसीव करता है और वो क्या मानता है कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स दी नेशन बिल्डिंग। अगर वो मानेगा कि नहीं उसको ये करना चाहिए, देन आई थिंक कि दिस इज द सिंपल लॉ। आपने चूंकि वो क्वेश्चन पूछा है सिंप्लीफिकेशन के बारे में, कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारा लॉ आज भी बहुत सिंपल है। केवल एक चीज़ अगर लोग करें, जो इम्प्लीमेंटेशन वाले अथॉरिटीज़ हैं वो उसी स्पिरिट से इम्प्लीमेंट करें जिस स्पिरिट से लॉ बना था, तो 90% इश्यूज खत्म हो जाएंगे। क्योंकि टैक्स पेयर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने भी लोगों को मैं मिला हूँ, उनको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ऑर्गेनाइज्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम आती है जब इम्प्लीमेंटर्स ठीक से इम्प्लीमेंट ना करते हुए कोई और इंटरप्रिटेशन करके उनको कोशिश करते हैं हैरेस करने की। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस। सो एक बार वो खत्म हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन उसी स्पिरिट से होगा जिस स्पिरिट से लॉ बना है, तो ये जो गैप है वो गैप खत्म हो जाएगा। देन आई थिंक हम सब यही बोलेंगे कि यही लॉ जो आज कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वो मोस्ट सिंपल लॉ दिखेगा। डॉक्टर अविनाश पोद्दार जी के साथ बात करने में बड़ा दर्शकों को भी और मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है। और मैं एक बात अविनाश जी आपको बताना चाहूंगा कि परिवर्तन एक कुदरत का अपरिवर्तनशील नियम है। जो परिवर्तन का स्वीकार नहीं करता है वो आउट हो जाता है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का आविर्भाव अब
उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। आप जो भी आपका इंटरप्रिटेशन हो वो आप चैट जीपीटी से लोगे तो ये तो कोई बात नहीं होती है। फिर आपकी मानसिकता का क्या, आपकी बुद्धि का क्या, फिर तो चैट जीपीटी खुलासा दे सकता है, चैट जीपीटी दलील कर सकता है, चैट जीपीटी चुकादा भी दे सकता है। तो हाउ डू यू सी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई ट्रांसफॉर्मिंग टैक्सेशन एंड लीगल प्रैक्टिस? सर आपने ही आंसर दिया इसका कि परिवर्तन संसार का नियम है। सो टेक्नोलॉजी आज की डेट में मैं ऐसा मानता हूँ कि इट्स लाइक अ ब्लड वेसल, जो नेसेसिटी है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कितने एक्सटेंट तक रिस्क ले सकते हो, वो रिस्क कैलकुलेशन करके रिस्क ले सकते हो। सो जो एआई टेक्नोलॉजी है या एआई है आज की डेट में, वो वही काम करती है जो जब हम आर्टिकलशिप में अपने बॉस के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो हमें कुछ काम बोलते थे ढूंढ के लाने में, जो हम 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे में करते थे, वो एआई आपको 5 मिनट में करके देती है, 5 सेकंड में करके देती है। दैट इज द ओनली थिंग। इसके अलावा आप डिपेंडेंट अगर उसके ऊपर हो गए देन यू आर ओवर। सो आप टेक्नोलॉजी को जरूर यूज करें, मैं भी करता हूँ। मैं बोलूँगा कि टू द बेस्ट एक्सटेंट उसको यूज करें, एग्जॉस्टिव लेवल पे यूज करें, बट विद योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, योर एप्लीकेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ और योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्योंकि एआई सर, एआई टूल जो है आपको ट्रेन करना पड़ता है। आप जिस तरीके से किसी छोटे बच्चे को, किसी आर्टिकल को, किसी ट्रेनिंग को ट्रेन करते हो अपने अंदर में, उसी तरीके से आपको एआई का टूल ट्रेन करना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो वो ट्रेंड आदमी जो है ना, या ट्रेंड जो इंसान था या वो एआई है, वो आपको उतनी चीज़ें ज़रूर बता देगा जो एक ट्रेंड व्यक्ति कर सकता है। वो 15 घंटे में बताता है, ये 5 सेकंड में बता देगा। लेकिन उसके बाद आपका रोल चालू होता है कि आप वो जो भी बता रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, इन प्लेस है या नहीं। जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी सर, अभी गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया, हेलोसिनेशन होता है अभी, जहाँ पे वो केस है ही नहीं और एआई उस केस का नाम बताता है अविनाश पोद्दार वर्सेस सो एंड सो, जबकि वो कोई जजमेंट ही नहीं। तो एआई वो भी करता है। तो जब तक मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना माइंड उसमें यूज़ नहीं करूँगा और उसको जो भी आया उसको फॉलो कर लूँगा, सो वो डेंजरस हो सकता है, डैमेजिंग हो सकता है। यूएस में एक एडवोकेट को जेल हुई है इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने वो फॉलो किया बट उसको देखा नहीं, चेक नहीं किया। सो मेरा मानना है कि सर टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, रादर टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट, बट टेक्नोलॉजी को किस एक्सटेंट तक यूज़ करना है। और उसके बाद जो मेरा रोल है वो एडवांस्ड है, मुझे अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज को उसके अंदर चेक करके, इम्प्लीमेंट करके फाइनल ड्राफ्ट करना है। वो अगर मैंने नहीं किया देन इट इज़ अ डैमेजिंग थिंग। अगर वो मैंने किया तो इट इज़ द मोस्ट से हेल्पफुल थिंग, क्योंकि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। आप अपने सिस्टम पे बैठिए, सिस्टम में से सब निकल जाएगा आपके पास। एनालाइज करिए, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करिए एंड यू आर थ्रू। राइट अविनाश जी, टैक्स पेयर के लिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि टैक्स नोटिस और कंप्लायंस का बहुत फियर रहता है। पता नहीं नोटिस आते ही उसकी इतनी फफड़ती है कि वो बेचारा गबरू पक्षी की माफक वो आकाश में घूमने की कोशिश करता है। ऐसे में आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? ऐसी नोटिस इससे घबराना चाहिए या आपके जैसे कंसल्टेंट के पास चला जाना चाहिए, या फियर मुक्त होके जो होता है वो होएगा, ऐसे करके आगे बढ़ना चाहिए? नहीं सर, मैं ऐसा बोलूँगा कि जो भी हम सोशल लोग हैं, चाहे वो टैक्स प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो टैक्स पेयर हो या वो गवर्नमेंट हो, सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो अगर लेट से एक ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आया या समझ में आया लेकिन आपकी समझ से अलग है और उसने आपको एक नोटिस भेज दिया, तो पहले तो मेरा जवाब ये रहेगा कि आपको उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब आप रिस्पॉन्स खुद भी कर सकते हैं, आपके इन हाउस में कोई सीए एडवोकेट किसी को रख के करा सकते हैं, आप हमारे जैसे किसी कंसल्टेंट के पास आ सकते हैं। यू कैन अडॉप्ट योर ओन वेज एंड मीन्स, बट उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कि उससे घबराना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। घबराएगा कौन सर? जिसने कुछ गलत किया होगा। और ये लॉ में फांसी तो है नहीं सर। इस लॉ में लेट से आपने जानबूझ के गलत नहीं किया, आपसे कोई गलती हो गई अनजाने में, जिसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा आ रहा है। सो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आप किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग कंसल्टेंट के पास जाइए,
आप किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाके इसको फेस करिए कि भाई ये मिस्टेक हो गया, बोनाफाइड मिस्टेक था, कोई इंटेंशन नहीं था। सो मैं ये जो सबमिशन, ये जो बोल रहा हूँ, ये केवल उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई गलती से। लेकिन सर जिन लोगों ने जानबूझ के मिस्टेक किया है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने जानबूझ के किया है, टैक्स इवेजन किया है, फ्रॉड इनवॉइसेस के बिजनेस में इंडल्ज हैं, उन लोगों को जरूर डरना चाहिए। क्योंकि अगर आपने नुकसान पहुंचाया है सरकार का, तो फाइनली वो नुकसान आपके और मेरे पॉकेट पे गया है, क्योंकि टैक्स पेयर्स हम हैं। सो वो लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। उन लोगों के अगेंस्ट में जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हो सकते हैं वो लेने चाहिए। उन लोगों को मैं ज़रूर बोलूँगा कि डरना चाहिए। बाकी किसी भी टैक्स पेयर को, जेन्युइन बिजनेसमैन को कभी किसी नोटिस से नहीं डरना चाहिए। हालांकि उसको नोटिस को इमीडिएटली फेस करना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन एडवाइस। जी अविनाश जी, आपके साथ बातों में हम गहराई का स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। जीएसटी की इनकम सरकार को, खास करके केंद्र सरकार को बढ़ रही है जी, उसको हम क्या माने? इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ माने, इंडियन जीडीपी का ग्रोथ माने, या इंडियन की इकोनॉमी या बिजनेस इकोसिस्टम बहुत ही जल्दी सुधर रहा है, बदल रहा है? अब क्या मानेंगे? सर ये इनकम बढ़ने के कई रीजंस हैं, या टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि अभी आपने सुना होगा कि टैक्स का रैशनलाइजेशन किया, रेट्स का। जो 18% के गुड्स थे उसको या तो 5% कर दिया, 12% के रेट को हटा दिया, ऐसे रैशनलाइजेशन हुआ। रैशनलाइजेशन का एक इंटेंशन था। वो इंटेंशन ये था कि अगर चीज़ों, जैसे एक सिंपल सी साइकोलॉजी है सर। मुझसे आप बोलेंगे कि तुमको 50% टैक्स भरना है तो शायद मैं अवॉइड करूँगा। आप मुझसे बोलेंगे 5% भरना है तो बोलूँगा जाने दो ना यार, 5% भर के आई विल कम इन दी मेन लाइन। सो ये रेवेन्यू बढ़ने का एक वो बहुत बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर बिजनेस हाउसेज, बिजनेसमैन्स अभी मेन लाइन में आ गए हैं। सो वो अपनी सारी रिकॉर्डिंग, सारी सप्लाईज या टैक्सेस भरते हैं, दिखाते हैं और भरते हैं। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि आपका चैनलाइजेशन हो गया है। जो पहले चीज़ें शायद रिकॉर्ड पे नहीं आती थी, अब वो रिकॉर्ड पे आने लगी है, और ये और बढ़ने का स्कोप है सर, और बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, नई जनरेशन्स आ रही हैं, वो नहीं चाहती हैं कि हम कुछ भी ऐसा करें जहाँ पे जिसका बॉदरेशन या टेंशन लेना पड़े, कल डिपार्टमेंट से सर्च हो जाए, कुछ हो। सो दे आर कमिंग इन द मेन लाइन एंड दे आर डिक्लेयरिंग द रेवेन्यूज एंड डिक्लेयरिंग द टैक्सेस। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, जीडीपी एंड ऑल, दैट इज़ अ इशू ऑफ बजटिंग, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर। So I don't think I'll be able to answer that question correctly, but yes, जैसे बजट्स के सेशंस में आप देखते हैं हर 1 फरवरी को बजटिंग दिया जाता है और प्लस ये भी बताया जाता है कि अभी जीडीपी की क्या पोजीशन है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो बजट में हमारे प्रधानमंत्री साहब के, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब देंगे। एक आंसर मैं ज़रूर देना चाहूँगा सर कि जैसे जैसे हमारा कलेक्शंस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, टैक्स का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो पैसा कहीं ना कहीं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इकोनॉमी, बट हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होंगे, बिकॉज अभी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। हमारे सूरत से ही देखेंगे तो सूरत से पिछले 5 साल में कनेक्टिविटी में वास्ट डिफरेंस है। स्टिल बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, बट बहुत अच्छा हो गया है कि आप कहीं पे भी एटलीस्ट कनेक्टिंग फ्लाइट आपको मिल जाती है। सो एल से जितना कलेक्शंस बढ़ेगा, जितने लोग चैनलाइज होंगे, जितने लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे, उतना सरकार को ये बेनिफिट जरूर होगा और हमें भी बेनिफिट होगा कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। दर्शक दोस्तों, लास्ट जो आंसर उन्होंने दिया, ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर अविनाश जी से नहीं, कोई टैक्स कंसल्टेंट अविनाश जी से नहीं, लेकिन कोई एक बड़े अर्थशास्त्री अविनाश पोद्दार जी से बात कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आने वाले डिकेड में कौन सा सेक्टर बहुत आगे चल सकता है, ये भी आप आगाही करते हैं? सर अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि अभी शायद आगे आने वाला समय सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये बूस्ट होंगे। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि वो सब सर्विस से रिलेटेड है। मुझे लगता है ये दोनों सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, बिकॉज लोगों को अभी सर्विस की वैल्यू पता चल गई है, और सर्विस को जो पहले वैल्यू नहीं देते थे अभी देते हैं। एट द सेम टाइम अच्छे सर्विस प्रोफेशनल्स कम हो गए, सो उनकी रिकग्निशन बढ़ने से भी
लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। आज एक यंग बच्चे को आप ऑप्शन देते हैं कि वो बिजनेस में आना चाहता है, तो बिजनेस में अगर आपका रनिंग बिजनेस है देन ही विल ज्वाइन बिजनेस। अगर आपका रनिंग बिजनेस नहीं है सो नए स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। तो स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी भी आज की डेट में, मैन्युफैक्चरिंग बाद में, लेकिन पहले सर्विस है। बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। देन यू विल बी बिल्डिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बट सर्विस सेक्टर मुझे लगता है कि ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। दिस इज व्हाट आई फील। जी, एक और प्रश्न, जीएसटी ट्रिब्यूनल की आप बात बार बार करते हैं, आपको पूरे जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए बार बार हाईकोर्ट में जाना पड़ता है जी। क्यों? सूरत, आप सूरत बेस्ड हो चुकी, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न पूछता हूँ, आपको और जीएसटी ट्रिब्यूनल क्यों नहीं मिलती, कब मिले? सर जीएसटी ट्रिब्यूनल सूरत में बन गई है, मेंबर्स अपॉइंट हो गए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 9 साल हमने निकाल दिए। ये डिस्प्यूट तो डे 1 से है और ट्रिब्यूनल के मैटर्स डे 1 से ही हैं, लेकिन वो हाईकोर्ट जाने पड़े बिकॉज ट्रिब्यूनल नहीं था। कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आते रहे, चाहे वो लॉ से रिलेटेड थे या इम्प्लीमेंटेशन से। बट थैंकफुली अभी मुझे लगता है कि शायद एक आध महीने में यहाँ पे ऑलरेडी बेंच बन गई है, मेंबर्स अपॉइंट हो गए हैं, प्रेमाइस फाइनल हो गई है, प्रेमाइसेस में फर्नीचर भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। सो होपफुली बाय द एंड ऑफ जून, मे बी इन जुलाई, विल सी की हियरिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स हु आर इन सूरत, क्योंकि सूरत से लेके बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है, अंकलेश्वर से लेके आपका पूरा वापी तक सूरत में आएगा, और वो सारे जितने डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं जो ट्रिब्यूनल जाने वाले हैं वो सब सूरत में आएंगे। तो यंग प्रोफेशनल्स एज वेल एज सीजन प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नाउ कोर्ट की प्रैक्टिस वो सूरत में रह के कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम कोर्ट प्रैक्टिस में जाना चाहते थे तो हमारे लिए स्टेट भी अहमदाबाद में था, ITAT भी अहमदाबाद में था, अब ITAT भी सूरत में है और जी स्टेट भी सूरत में है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। राइट दर्शक दोस्तों, डॉक्टर अविनाश पोद्दार जो कि पहले आउट ऑफ गुजरात के थे, अब गुजरात में है, सूरत में है खास करके, और सूरत को बहुत प्रेम करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इन 1994 बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड प्लेग the dirtiest city of the world in 2024, 25, 26, the cleanest city of the whole country। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बदलाव जबरदस्त है, परिवर्तन भी जबरदस्त है। सर सूरत के लिए एक वाक्य या एक शब्द आप अगर बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? बेस्ट प्लेस टू लिव एंड बेस्ट प्लेस टू अर्न। राइट, योर रोल मॉडल कौन है जीवन में, किसको आदर्श मान के आप अपना जीवन बिताते हैं? बहुत सारे हैं सर। अगर मैं अपनी लॉ की फील्ड में बोलूँ तो एक सीनियर एडवोकेट है अरविंद दत्तार सर, ही इज़ माई रोल मॉडल। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। बाकी हर फील्ड में थे और हर अलग अलग, मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ तो स्पोर्ट्स में अलग है, मैं सिंगिंग में भी रहा हूँ तो सिंगर अलग है, तो ऐसे रोल मॉडल्स अलग अलग हैं। अच्छा, बट सिंगिंग में भी आप थे और आप हैं क्या, मतलब गाना गाते? हाँ, मैं पहले प्रोफेशनली भी गाता था और मैंने काफ़ी सारे कंपटीशन रीजनल और नेशनल लेवल पे जीते हैं जब मैं स्टूडेंट था तब। फिर जब मैं सूरत आ गया 99 में, तब से मेरा ये छूट गया। अभी भी मैं, अब चूंकि कैरोके सिस्टम आ गया है तो मैं उसमें गाता हूँ जब भी समय मिलता है। तो एक उपदेश, एक अगर सबको एक बुक रीड करने का मौका मिलता है, कौन सी बुक? अगेन ये वही है कि आप 100 चीज़ों में आप बोल रहे हैं एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, बट मैं बोलूँगा ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। आप वो बुक जरूर पढ़ें। वो बुक में लर्निंग ये है कि जो आपको सबसे डिफिकल्ट काम लगता है आप सबसे पहले वो कर लें, ताकि बाकी सब काम आप इंजॉय कर सके, आपको आसान लगे। तो ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट एक पतली सी किताब है, वो पढ़नी चाहिए। आप सीए भी है, लॉयर भी है, बेस्ट कौन, सीए या लॉयर? I can be one of the best lawyers only because of CA। टी और कॉफी क्या आपको अच्छा क्या लगता है? टी। बिगेस्ट स्ट्रेंथ आपकी क्या है? बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई थिंक नेवर से नो, या फिर कभी हार नहीं मानने वाली एटीट्यूड। और वन हैबिट बिहाइंड योर सक्सेस? कंसिस्टेंट एफर्ट्स। जी, कौन सा लीडर आपको सबसे अच्छा लगता है, यू एडमायर? एज सच कोई ऐसा स्पेसिफिक सोचा नहीं, बट हाँ, जब हम यंगस्टर्स थे, जब हम छोटे छोटे थे, तो मुझे राजीव गांधी बहुत पसंद थे, तो आई विल से राजीव गांधी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अविनाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेज 3 के साथ इस आपकी विचार को शेयर करने के लिए।
दर्शक दोस्तों, मैं हूँ निखिल मद्रासी, पेज 3 का चीफ एडिटर डॉक्टर अविनाश पोद्दार का ये विशेष एपिसोड यहाँ पर अल्प विराम करते गए, क्योंकि मैं कभी पूर्ण विराम में मानता नहीं। अविनाश जी से बातें चलती रहेगी, तब तक के लिए आगे दीजिए।